आपका इस चैनल पे, अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर वाइज थ्योरी किया था क्लास 10th की। अब मैं चैप्टर वाइज सजेस्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं मोहम्मद असलम और क्लास 10th का सारा चीज़ पढ़ाता हूँ। क्लास 10th की सारी चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन करूँगा। आपसे वादा करता हूँ कि आपकी सजेशन हम जो यहाँ पे सजेशन देंगे वो सजेशन 100% आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th की वास्तविक संख्या और चैप्टर फर्स्ट चलते हैं। तो देखो दोस्त, चैप्टर फर्स्ट के लिए पहला क्वेश्चन अगर हम लेके आए जो वीवीआई के रूप में अगर माना जाए, यानी सारे वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, यानी कहने का मतलब सजेस्ट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। अगर पहली क्वेश्चन की जाए तो पहली क्वेश्चन जैसे बोल दें, क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि 4 माइनस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्त देखो, इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखो ये कैसे सिद्ध करेंगे, और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछी गई क्वेश्चन है। तो देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि 4 माइनस रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे प्रूफ करना है दर्शाइए। तो मान लेंगे इसका हमेशा अपोजिट मानेंगे, माना 4 माइनस रूट 7 एक परिमेय संख्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दोस्त हम ये बोल रहा है कि दर्शाइए ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या। ठीक, जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसलिए हम लिख सकते हैं 4 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। और परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होती है, हम जानते हैं ना, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होती है। इसीलिए हम लिख सकते हैं जहाँ पी एवं क्यू दोनों पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या है और ये अभी हमको पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस रूट 7 माइनस में है, देखो ये 4 प्लस में है तो उधर इसको इधर रहने दो। अगर ये देखो ये प्लस में है, इसको इस साइड ले आओ। तो देखो ये पी बाई क्यू प्लस में है तो इस साइड कुंची में आ जाएगा माइनस में। और ये देखो रूट 7 इधर माइनस में है तो उधर कुंची में चला जाएगा प्लस में। तो देखो इधर क्या हो गया, ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या। देखो पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो पूर्णांक क्यों होंगे, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेंगे तो ये पूर्णांक होंगे, ये पूर्णांक संख्या आ गया, जबकि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि दायां पक्ष पूर्णांक नहीं है। देखो दायां पक्ष पूर्णांक नहीं, परंतु बायां पक्ष पूर्णांक है। बायां पक्ष देखो, ये पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। बायां पक्ष पूर्णांक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो कभी सत्य नहीं हो सकता, जो हमेशा बराबर नहीं हो सकती है, जो सत्य नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर दोनों बराबर है तो दोनों को या तो ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए, अगर ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय संख्या, अगर ये पूर्णांक नहीं तो ये भी पूर्णांक नहीं होना चाहिए। यानी बराबर के साइड दोनों तरफ एक ही संख्या होना चाहिए, तब जाकर के सत्य हो सकता था। लेकिन इधर पूर्णांक है, इधर पूर्णांक नहीं है, तो बताओ ये पूर्णांक सत्य हो सकती है? नहीं हो सकती है सत्य। जब सत्य नहीं हो सकती तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं, इसीलिए 4 माइनस रूट 7 एक परिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। तो दोस्त इतनी, ये क्वेश्चन बस आप इतना ही करेंगे तो आपको 100% है कि 5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगी, और ये अच्छे तरीके से समझाया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो 0.23 पे रैकरिंग, इसको बार ग्राफ भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अपने मन से कह दो और रैकरिंग। ठीक है, इसको रैकरिंग यानी 0.23 रैकरिंग को बोल रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखो। तो देखो परिमेय संख्या कैसे रूप में लिखेंगे, इसका शॉर्ट कोड ये ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्त, तो इसीलिए इसको लॉन्ग कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट कोड में हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, 0.23 पे रैकरिंग है, तो पहले क्या करेंगे, देखो गौर से सुनो, समझ में आ जाएगी। पहला काम जितना है पहले उतना लिख दो, दशमलव को भूल करके जितना है उतना लिख दो। फिर दशमलव से पहले जितना है उतना को घटा दो। देखो दशमलव पहले 0 था, 0 घटा दिया। अगर दशमलव से पहले 1 रहता तो 1 को घटा देते। फिर दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग है उतना 9 दे दो नीचे में, और दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग नहीं होता उतना नीचे में 0 देते। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा, यानी 23/99 यही हो गया भिन्न के रूप में, इसी कह सकते हैं आंसर। अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले इस पर कुछ और, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कि 1.03 पे रैकरिंग को भिन्न के रूप में बदलो, तो कैसे बदलेंगे। देखो बहुत आसान है दोस्त, एक बार सुन लो, बहुत अच्छे तरीके लगेंगे। पहले देखो पहला काम क्या करेंगे, सुनो गौर से। पहला काम क्या करेंगे, जितना है पहले उतना लिख लो, जितना है पहले उतना लिख लो। फिर दशमलव से जितना पे रैकरिंग नहीं है, पहला काम जितना था उतना लिख लिए। फिर जितना पे रैकरिंग नहीं है, तो देखो अगर दशमलव भूल जाओ तो 10 पे रैकरिंग नहीं है, दशमलव को अगर भूल जाएँ तो 10 पे रैकरिंग नहीं है। पहला काम जितना है उतना लिख लिए, जितना पे रैकरिंग नहीं उतना घटा लो, और उसके बाद दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग है उतना 9, और दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग नहीं उतना 0। तो देखो दशमलव के बाद 1 पे रैकरिंग नहीं तो 1 9, 1 पे रैकरिंग नहीं तो 1 0। ठीक, फिर से सुनो एक बार गौर से। हम कह सकते हैं कि 0.03 पे रैकरिंग, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, पहला काम जितना है उतना लिख दो, लिख दिए। फिर जितना पे रैकरिंग नहीं है उसको घटा लो, घटा दिए। अब दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग है उतना 9। देखो दशमलव के बाद 1 पे रैकरिंग है 1 9। अब दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग नहीं उतना 0। देखो दशमलव के बाद 1 पे रैकरिंग नहीं तो 1 0। अब घटा लो, कितना हो जाएगा 93/90। अब इसको काटना है तो काट दो। देखो 3 3 9 3 3 3 3 9 303 31/38 ये हो गया आंसर। यानी सभी के लिए यही होगा रूल। तो आप अगर नहीं समझे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके और समझ लो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि √2, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो देखो दोस्त हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे उल्टा। उल्टा क्या मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। हम तो जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है। तो मान ली परिमेय नहीं मानते हैं तो मान लो अपरिमेय संख्या। अगर वो परिमेय नहीं मानता है तो मान लिए एक परिमेय संख्या। अगर वो अपरिमेय संख्या नहीं मानते तो मान लीजिए परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करें, परिमेय संख्या है इसलिए हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। हम लिख सकते हैं जहाँ p एवं q का सार्वभाजक, सार्वभाजक मतलब दोनों को भाग देने वाली, सार्वभाजक केवल एक है, केवल एक है, तथा p और q दोनों पूर्णांक है, तथा p एवं q दोनों पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है। देखो दोस्त मान लें कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए लिख देंगे √2 बराबर p/q, जहाँ p एवं q का सर्वभाजक केवल एक है। देखो ना p और q का सर्वभाजक केवल एक है। p और q सर्वभाजक मतलब हुआ सबको पूरा पूरा भाग देंगे, तो p और q को भाग देने वाली संख्या केवल एक है, तथा p एवं q दोनों पूर्णांक है। क्योंकि परिमेय संख्या तो पूर्णांक तो होगा ही, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगी। देखो √2 गुना Q बराबर P। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, पावर 2, वर्ग करने पर। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी होल स्क्वायर कर दिए, इधर भी होल स्क्वायर कर दिए। देखो ये 2 बार गुना, जितना पावर उतना बार नीचे वाला गुना, तो इस पर पावर 2 है तो नीचे वाला 2 बार गुना हो जाएगा। तो देखो √2 गुना Q, √2 गुना Q, आई हो गया P²। अब बताओ ये √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा ना, जोड़ा लग गया। अब Q गुना Q तो Q² हो जाएगा। तो 2Q² बराबर अकेले हो गया P²। इसका मतलब है कि देखो P² बराबर अकेले क्या आ गया, 2 गुना Q²। यानी कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंडन। किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना कहलाता है गुणनखंडन, और गुणनखंड क्या करता है, इसको पूरा पूरा भाग देती है। इसी तरीके से ये देखो P² अकेले बराबर ये 2 के गुणा के रूप में है। इसका मतलब क्या है कि ये भी इसका गुणनखंडन है और ये भी इसका गुणनखंड है ना। इसका मतलब 2 P² को पूरा पूरा भाग देगी ना। तो हम लिख सकते हैं 2 P² को पूरा पूरा भाग देगी। इसीलिए अब देखो 2 P² को पूरा पूरा भाग देगी तो 2 P को भी भाग देगी। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हम बोलें कि 3 6² को पूरा पूरा भाग दे। 6² कितना होती है, 36। अगर 3 36 को पूरा पूरा भाग देती है, इसका मतलब है कि 3 6 को भी पूरा पूरा भाग देगी। इसी तरीके से 2 P² को पूरा पूरा भाग देगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 P को भी पूरा पूरा भाग देगी, पूरा पूरा भाग देगी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मान लेंगे फिर से, माना P बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना है, 2Q² बराबर P²। तो देखो यहाँ पे 2Q² बराबर P की जगह कितना रखेंगे, 2K, P की जगह 2K, उसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। तो देखो 2Q² बराबर, ये देखो 2 दूनी 4, K गुना K K² हो जाएगा। 2 इधर गुना हो तो उधर कुछ जाएगा, भागा में कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस बार देखो Q² बराबर हो गया 2K²। यानी कहने का मतलब इसी को यहाँ पे लिख चले जाते हैं। ठीक, तो देखो Q² बराबर 2K²। इसका मतलब क्या है, Q देखो अकेले स्क्वायर बराबर 2 गुना K² के बराबर है। इसका मतलब किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना कहलाता है गुणनखंड। इसका मतलब है कि ये इसको पूरा पूरा भाग देगी इस बार। तो हम लिख सकते हैं 2 Q² को पूरा पूरा भाग देगी, Q² को पूरा पूरा भाग देगी। इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 Q को भी पूरा पूरा भाग देगी, Q को भी पूरा पूरा भाग देगी, Q को भी पूरा पूरा भाग देगी। अब देखो समीकरण 2 से 2 P को भी पूरा पूरा भाग देती है और 2 Q को भी पूरा पूरा भाग देती है। इसका मतलब है कि 2 P और Q दोनों को पूरा पूरा भाग देगी ना। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से हम ये लिख सकते हैं कि 2P तथा Q का सार्वभाजक है। देखो इससे पहले हम देखे थे P और Q का सार्वभाजक केवल एक था ना, यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 2 और 3 से P तथा Q का सार्वभाजक एक के अलावा 2 भी है। P तथा Q का सार्वभाजक एक के अलावा 2 भी है जो हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, जो हमारी मान्यता का विरोध किया। इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या।
प्रूव्ड। इस तरीके से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 4 नंबर पे। बोल रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 तथा 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के तो सहयोग से। तो दोस्त देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, अगर बात की जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए का अगर बात किया जाए तो इसको कहेंगे भाज्य, बी का बात किया जाए तो इसको कहेंगे भाजक, क्यू का बात किया जाए तो ये कहेंगे भागफल, और ये आर क्या है, शेष है। आर क्या है, शेष है। जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ आर हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेस देन बी होता है हमेशा। ठीक, अब देखो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बोले एचसीएफ निकालें तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ए मानेंगे, बड़ी संख्या को ए मानेंगे क्योंकि भाज्य है ना, भाज्य सबसे बड़ी होना चाहिए, और छोटी संख्या को बी मानेंगे यानी इसको भाजक मानेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखो दोस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, और यहाँ पे बैठाएंगे ए की जगह पे, फिर बी की जगह पे, फिर आर की जगह पे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं दोस्त, शॉर्ट ट्रिक कैसे बिना सोचे समझे कैसे करेंगे। तो पहला काम क्या करूँगा दोस्त, यहाँ पे भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लेना है, भाग विधि द्वारा। तो देखो भाग विधि कैसे, 255 से, 255 से देखो कितना बार में लग रहा है बताओ, लास्ट देखो 25 या 75, 3 टाइम्स देके देखो, 5 दिन 5 13 बाकी 1, 5 15 1 16 बाकी 1, 5 13 5 13 16 बाकी 1, 3 6 1 7, देखो 2 0 1, फिर देखो इससे भाग विधि जानते हो ना दोस्त, भाग विधि तो आसानी है, इससे पहले बना लेंगे, फिर स्टेप वाइज यहाँ पे बहुत आसान तरीका है समझने के लिए, बिल्कुल आसान सा मेथड से हम समझा देंगे। देखो अब 2 बार में लगेगा तो 2 बार में कितना हो जाएगा 204, फिर देखो 1 50 ये कैंसिल, अब फिर देखो 51 से 102 में देंगे भाग, कितना बार में 2 बार में, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो जिससे लास्ट में कट जाता वही क्या होता है एचसीएफ, ये बगल में बना लेना है। ठीक, अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे बस बैठाते जाना। एक इसको कहते हैं भाज्य को, अगर इसको माने तो ये पहला स्टेप है, ये कहते हैं भाज्य को, बी कहते हैं भाजक को, क्यू कहते हैं भागफल को, और आर कहते हैं शेष को। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बैठा दो, ये कितना आ गया 867, बी कितना है देख लो, बी देखो 255 गुना क्यू कितना है 3 प्लस आर कितना आया 102। अब लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं, यानी आर जब 0 के बराबर नहीं हो तो फिर से पुनः लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखो फिर से लिखेंगे वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब की बार सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में अब की बार ए ये हो जाएगा, और बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, ठीक, और आर ये हो जाएगा। वहाँ से देख करके बैठा दो। तो देखो ए कितना हो जाएगा इस बार 255, बी कितना हो जाएगा 102, क्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस आर कितना हो गया 51। तो फिर से लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं, जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा तब तक ऐसे ही करते रहेंगे, यानी जब तक आर बराबर 0 ना हो जाए तब तक ऐसे ही करते रहेंगे। पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, पुनः यूक्लिड विभाजन से। देखो फिर से यूक्लिड विभाजन से, पुनः यूक्लिड विभाजन से। तो क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर से अब देखो तीसरे स्टेप में चलो, ये वाला स्टेप में। तो देखो ए किसको कहते हैं भाज्य को, बी किसको कहते हैं भाजक को, क्यू किसको कहते हैं भागफल को, आर किसको कहते हैं शेष को। तो शेष देखो कुछ नहीं 0 है। तो फिर से बैठा दो। तो ए कितना हो गया 102, भाजक कितना हो गया 51, भागफल कितना हो गया 2, आर कितना हो गया कुछ नहीं तो 0। अब लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे आर बराबर 0। अब आर बराबर 0 हो गया तो अब लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, जिससे लास्ट में कट गया 51, तो यही 51 हो गया HCF। तो देखो दोस्त कुछ नहीं करना है, बस जिसका HCF निकालना है जिन दोनों का, पहले उसको भाग विधि से बना लेना है, फिर बाद में यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते रहना है, और वहाँ से भाजक भाज्य भागफल शेषफल सारा चीज़ यहाँ पे बैठाते
जाना, और आपको बता दिया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्यू क्या है, आर क्या है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना प्लीज़, उसके बाद शेयर भी ज़रूर करना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। अगर आपको टाइम लेनी है तो प्लीज़ पॉज करके टाइम ले लें। चलो हम मिटाता हूँ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 404, 404 तथा 98 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, तो देखो अभाज्य गुणनखंडन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहला काम देखो 404 का और फिर 98 का, यानी इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए क्या क्या आता है, अभाज्य संख्या से भाग देकर के अभाज्य गुणनखंडन क्या आता है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अगर तो बात की जाए अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो सबसे पहले सबसे दो छोटी अभाज्य संख्या से भाग 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 से देखो 2, अब नहीं लगेंगे, अब क्या हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 101। अब देखो 98 का अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहले 2 से भाग दो, ठीक। देखो 2 चौके 8, 8 खत्म, 1 बच गया 18, 2 नंबर 18, फिर देखो 7 से लग रहा है, तो 7 7 49। तो बताओ दोस्त 2 गुना 7 गुना 7। अब देखो एचसीएफ पहले निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसे तो देखो 3 विधि एचसीएफ निकालने की, एक तो भाग विधि हो गया, एक अपवर्तक विधि, एक अभाज्य गुणनखंडन विधि। इसी तरीके से एलसीएम निकालने के भी 3 विधि होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। अभी अभाज्य गुणनखंडन द्वारा बोल रहा है, तो अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग देकर के अभाज्य गुणनखंडन की जाती है। फिर अब देखो जो दोनों में है, जो सब में हो उसको घेरा लगाएंगे और उसमें से एक निकालेंगे, तो वो कहलाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होते हैं, जो सब में है उसमें से एक लेवे करेंगे, और जो 2 गो में भी है और जो लास्ट में बच जाए उसको भी आपस में गुना करेंगे। देखो लास्ट में जो बच गया आपस में गुना कर दो, तो इसको गुना कर देना, जितना आएगा वही कहलाएगा एलसीएम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस एंड हो गया। तो समझ में तो आ रही होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पे चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 2 पूर्णांक संख्या का एचसीएफ वो एलसीएम क्रमशः 12 और 336 हैं, उनमें से एक पूर्णांक 48 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तो दोस्त देखो पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। लिख देता हूँ यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। तो अब देखो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो पहले बोला वो पहले के लिए होगा, जो बाद में बोला बाद के लिए होगा। यानी एचसीएफ बराबर 12 हो गया और एलसीएम बराबर 336 हो गया। उनमें से एक पूर्णांक 48 है, तो पूछ रहा है दूसरा पूर्णांक बताओ। तो देखो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दूसरा पूर्णांक, यानी कहने का मतलब दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो पहली संख्या गुना तो कुंजी में जाएगा भाग में, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे पहली संख्या। तो बहुत आसान है। एचसीएफ बताओ, एलसीएम कितना है 336, एचसीएफ कितना है 12 बट्टे पहली संख्या कितनी है 48। यानी पहली संख्या मांग रहे हो तो दूसरी संख्या से भाग दो, अगर दूसरी संख्या मांग रहे हो तो पहली संख्या से भाग देते हैं। एचसीएफ और एलसीएम गुना में, तो 12 एकम 12 बढ़ चौके 48, 4 से काटो, 4 7 8 4 8 32 खत्म, 1 4 चौके 16। कितना आ गया आंसर 84। यही हो गया आंसर। ये भी दोस्त बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप सजेस्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन का प्रयोग कर बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो
तो देखो दोस्त, इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक, 2 क्वेश्चन बस समझाने के लिए ले लिए हैं आपको। 2 क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन है इतना 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है बिना लंबी विभाजन के। तो देखो इसमें एक रूल होता है, हम लोग रूल थ्योरी में पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ा चुके हैं इस पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या का। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो दिया हुआ प्लेलिस्ट में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जाइए और पहला चैप्टर देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो हम लोग पढ़े थे दशमलव भिन्न का प्रसार। तो दशमलव भिन्न 2 टाइप का होता था, एक शांत होता था, एक अशांत होता था। तो शांत किसको कहते थे? शांत कहते थे जिस भिन्न के हर का गुणनखंडन, जिस भिन्न के हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, यानी सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उसको कहेंगे शांत। पहले भिन्न को काटेंगे, भिन्न के सरलतम रूप में, पहले भिन्न को सरलतम रूप में बदल लेंगे, यानी भिन्न को कटकुट कर लेंगे। कटकुट करने के बाद लास्ट में देखेंगे यदि उसके हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 आ गया, सिर्फ 5 आ गया या 2 और 5 दोनों आ गया, तो उसको बोलेंगे शांत आवृत्ति। अशांत किसको बोलेंगे? अशांत आवृत्ति बोलेंगे यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंडन में, पहला क्रम भिन्न को काट लेंगे, भिन्न को कटने के भिन्न के सरलतम रूप में, यानी भिन्न को पहले कटकुट कर लेंगे, कटकुट करने के बाद यदि उसके हर के गुणनखंडन में 2 या 5 के अलावा कोई और आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, तो उसको बोल देंगे अशांत। जैसे 2 या 5 के अलावा, 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो अशांत अनावृत्ति करेंगे, अशांत आवृत्ति करेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे, पहले देखते हैं ये कटता है तो काट देते हैं। तो देखो नहीं कट रहा है, ये ऊपर में अभाज्य संख्या 129, ठीक, नहीं कट रहा है। अब देखते हैं इसके हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों या 2 और 5 के अलावा कुछ और है। तो देखो यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2, जितना पावर उतना बार नीचे वाला गुना। 5 पे पावर 7 है, इसका मतलब 5 को कितना बार गुना? 7 बार गुना कर सकते हैं, तो उतना लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो 7 पावर 5 है, जितना पावर उतना बार नीचे वाला गुना, यानी 7 को भी हम 5 बार गुना कर सकते थे। तो देखो रे, पहले काम देखो, पहला काम क्या करते हैं? पहले अगर भिन्न कट रहा है तो काट देते हैं, अगर नहीं कट रहा हो तो लास्ट में इसके हर के गुणनखंडन को देखते हैं। अगर हर के गुणनखंडन में सिर्फ 2 आता तब भी शांत, अगर सिर्फ 5 आता तब भी शांत, अगर सिर्फ 2 और 5 दोनों आता तब भी शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख गया तो ये क्या होगा? अशांत। देखो 2 और 5 के अलावा क्या दिख गया? 7, तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत। आगे समझ में? यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत आवृत्ति बोलेंगे इसको, अशांत आवृत्ति। आगे समझ में? अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बार। पहला क्रम क्या करते हैं? हमेशा कटकुट करते हैं, यानी भिन्न को काट करके छोटा कर लेते हैं। देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आ गया। तो देखो इसके हर के गुणनखंडन में सिर्फ 5 ही आ गया ना, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शांत आवृत्ति। आया समझ में? तो बिल्कुल आ गया होगा शांत आवृत्ति। बस आज इतना ही क्वेश्चन है। अब मैं कुछ इसको मिटा देता हूँ, आप पॉज करके देख लो। अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो इसमें पूछा जा सकता है। ऐसे तो मैं सारे थ्योरी में कर चुका हूँ और थ्योरी एक एक डिटेल से बताया है चैप्टर वाइज, उसमें थोड़ा सा वॉइस कमजोरी है, ठीक। वॉइस बाद में प्रॉब्लम सही हो जाएंगे, सारे चैप्टर का भी थ्योरी फिर से अपलोड करूँगा। तो चलो अब चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पाई क्या है, बताओ। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। अगर डिजिट में बात किया जाए तो ना, फ्रैक्शन में बात किया जाए, परिमेय संख्या में बात किया जाए तो 22/7 होती है। तो पाई क्या है? तो पाई होते हैं अपरिमेय संख्या। पाई क्या होते हैं? अपरिमेय। ऑब्जेक्टिव में आता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन उसकी वैल्यू 22/7 क्या है? तो ये परिमेय संख्या होती है, ठीक। इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव में आता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि √2 क्या है? तो √2 हमेशा अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सके, यानी जिसको रूट से बाहर नहीं किया जा सके उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? सारे के सारे अपरिमेय संख्या। देखो इसको रूट से बाहर नहीं किया जा सकता है तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। कभी कभी आपको चकमा देने के लिए ये क्वेश्चन आ जाएंगे कि √16 क्या है? तो देखो √16 का तो रूट निकल रहा है ना, ये तो बाहर किया जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। √16 क्या है?
परिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या, ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या, लेकिन इसकी बात की जाए तो ये परिमेय संख्या। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी, ठीक। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव और आता है, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया और चौथा ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव और क्या आता है कि अशांत आवृत्ति। एक तो है अशांत आवृत्ति, देखो अशांत भी दो टाइप का होता है, अभी पढ़े तो हम लोग दशमलव प्रसार दो टाइप का, एक अशांत, एक शांत होती है दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। अब अशांत भी दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक अशांत आवृत्ति होती है, एक अशांत आवृत्ति, एक अशांत आवृत्ति होती है, एक अशांत अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति। देखो अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या का आना, जैसे 1.3333 ऐसे आ रहा है, ये अशांत आवृत्ति कहलाएंगे। और अशांत आवृत्ति क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, याद रखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएंगे। अशांत आवृत्ति डैश होती है तो परिमेय संख्या होती है, ठीक। और अशांत अनावृत्ति किसको कहते हैं, जो दशमलव के बाद बार बार बदल बदल कर आती है, जैसे 013 फिर 0013 फिर 00013 फिर 40013, इसी तरीके से बार बार बदल बदल कर संख्या आ रही हो तो उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। और ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। बस वास्तविक संख्या में इतना ही सारे सजेस्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन लिख दिया, देखो वीवीआई क्वेश्चन हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके अलावा कतई कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, मेरा ये दावा के साथ कॉन्फिडेंस है। और मैं एक बार नहीं, मेरा अगर क्लास 10th की बात की जाए तो 5 साल की एक्सपीरियंस है, और मैं 5 साल में गारंटी ले लेता हूँ कि अगर 4 महीने कंटिन्यूस पढ़े मेरे पास तो फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी है मेरी, ठीक। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं आपके लिए प्लीज़ बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलती है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक, ओके।